तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा खास टर्म 1 के लिए एमसीक्यू। एक ही लेक्चर में 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मालूम होगा कि इस बार सीबीएसई ने डिसाइड किया है, पूछ रहा है। और वो पहला टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू सिंपल 5 क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो आपसे पूछेगा एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, और जो 15 क्वेश्चन और बच गए वो पूछेगा केस बेस्ड क्वेश्चन। इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में, एक सेट पूरा कंप्लीट 40 क्वेश्चन का, ताकि आपके टर्म 1 में जो पूछे जा रहे हैं हर तरह के क्वेश्चन एक बार आपके दिमाग से गुजर जाए। क्वेश्चन क्या आ रहा है कोई नहीं जानता है, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एमसीक्यू वो हम लोग लेने जा रहे हैं और इसे ख़त्म भी करेंगे। तो बी केयरफुल होकर, बी पेशेंस रख के आप सारे क्वेश्चन को ज़रूर एक बार देखें, घबराए नहीं, दूसरा वीडियोज़ ना देखने लगे, पूरी कंप्लीट वीडियोस को देखें ताकि आपका मार्क्स बहुत अच्छा है। और यही मेरी शुभकामना भी है कि आप जितना क्वेश्चन करें वो सही करके आएँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि द रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where q not equal to 0 and q is the positive integer, है ना, which represented 0.134 बार। तो आपको क्या करना होगा, x को मान लेना होगा 0.134 बार, ठीक है। ऑप्शन आप देख रहे होंगे, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। बोला गया है कि ये जो नंबर है 0.134 के ऊपर जो बार है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होता है उसे अगर आप समझ जाओगे तो हर तरह का क्वेश्चन इस तरह का सारा कर सकते हो। और हम बताए हैं आपको पहले भी कि ये सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जा रहे हैं एमसीक्यू, वो हर तरह का ये पैटर्न लिया जाएगा इस वीडियोस में, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। यहाँ पे 3 4 के ऊपर बार है और आपको बताया भी है उन्होंने कि इसका मतलब 3 4 3 4 3 4 3 4 रिपीट कर रहा है, ठीक है, दैट इज करके। तो आप क्या कर लो, x बराबर सबसे पहले उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, 3 4 3 4 3 4 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक बात गौर करने योग्य है, यहाँ पे क्या होता है कि कभी 10 से मल्टीप्लाई करने से काम बन जाता है, तो कभी आपको 10 से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बनेगा, 10 से 100 से करना पड़ेगा, या कभी 1000 से करना पड़ेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ 3 4 दो नंबर पे बार लगा हुआ था। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें हम दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 इंटू एक्स बनाने का तरीका सीख लो, पॉइंट 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा जब 100 से गुना करोगे तो ये 13.43 43 43 43 एंड सो ऑन, यानी कि 3 4 3 4 रिपीट कर रहा था, 3 4 3 4 3 4 एंड सो ऑन, डॉट डॉट चलता जाएगा। अब क्या करना होता है, आपको इसमें से इसको घटाना होता है, इस दूसरे में से पहले को घटाना होता है। तो पहले को नीचे रख लो एक्स करके ऐसे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 3, फिर है ना 4 3 4 3 4 3 4 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, इसमें भी चलता जाएगा क्योंकि इसमें डॉट डॉट है। अब इसको घटाना है आपको, तो 100x में से x घटाओगे तो 99x बचेगा, 99। और ये देखो 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, सब 0 हो जाएगा यहाँ तक, और यहाँ तक भी 0 हो जाएगा, सारी कहानी जीरोज हो जाएंगी। क्या बचेगा, बस 4 में से गया आपका 3, और ये बचेगा 3, और ये बचेगा 1 पॉइंट आपका यहाँ पे बचेगा, ठीक है ना, घटा रहे हैं आप। तो यानी कि आपका फाइनली 99x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.3, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.3 अपॉन 99। अब पॉइंट को हटाने के लिए आपको भी पता है क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। तो ये जो है आपका 133 अपॉन 990, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, है ना, 133 अपॉन 990। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अब स्क्रीन पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 117, देयर एलसीएम शुड बी 1 118 इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड लाइज बिटवीन 115 टू 120, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 117, यानी कि जो 170 दिया हुआ है वो 2 को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है। तो अगर 2 को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिया है तो निश्चित रूप से इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करते हैं, 3 3 जा क्या 9, क्या बचा आपका 2 और 7, 3 9 जा, है ना 27। अब फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि आपका फैक्टर आया 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उनका जो 2 को प्राइम नंबर मल्टीप्लाई किया गया था वो दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो
अब सोचो कि इसमें को प्राइम नंबर कौन कौन बन सकते हैं। एक बनेगा, अगर 9 लेते हो तो एक 13 लोगे। अब कहोगे सर 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर में और को प्राइम नंबर में अंतर होता है। को प्राइम का मतलब दो ऐसे नंबर जो आपस में नहीं कटे, जैसे 9 है और 13 है, एक दूसरे से थोड़ी कट सकते हैं, या कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को एक साथ काट सकते हैं, तो इसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज़ 117, तो उसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो अगर को प्राइम नंबर होता है ना, याद रखना हमेशा, अगर को प्राइम नंबर होता है ना तो एक दूसरे से तो कटेगा नहीं कभी। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो अब एलसीएम ले जाओगे तो कटेगा तो नहीं है। तो जब नहीं कटेगा तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 9 × 13, यानी कि आंसर तुम्हारा 170 नहीं आएगा, क्योंकि 9 × 13 का ही ये था एक्सपेंडेशन। तो 117 इसका एलसीएम होगा। अब तुम ऑप्शन देख रहे होगे तो ए ऑप्शन तो नहीं है, 118 भी नहीं है, इक्वल टू दियर एचसीएफ। इन दोनों का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ तो 1 होगा। ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है? नहीं, तो एचसीएफ 1 होगा, तो ये भी गलत है। इनका एचसीएफ 1 होगा, जबकि इन्होंने दिया है कि इसका एचसीएफ जो है उसके एलसीएम के बराबर होगा। तो आपका डी ऑप्शन बच जाता है, लाइज बिटवीन 115 एंड 120, क्योंकि 117 जो है 115 और 120 के बीच में लाई करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे मौला है बुराई से दूर रखना मुझको। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जरा समझिएगा। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 40 सेंटीमीटर। एक चक्का है, उसका डायमीटर जो है वो तुम्हारा 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसकी आधी होती है, तो 40 सेंटीमीटर का आधा हो गया 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इट विल मेक इन द कवरिंग 176 मीटर। अगर ये व्हील जो है, अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हील इज 176 मीटर, तो बताओ कि ये चक्का कितना रिवोल्यूशन करेगा, कितनी बार घूमेगा। एक्चुअली होते क्या है, जब हमारी गाड़ी चलती है तो चक्का घूमता है, तो जब चक्का घूमता है तो एक व्हील जो है अगर 176 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो कितनी बार वो घूमा होगा। कितनी बार घूमा होगा मतलब क्या हुआ इसका, जैसे देखो यहाँ एयर लेने वाला हवा होता है ना, तो अगर ये फिर से, अगर कभी कभी देखते होगे कि हवा का पॉइंट नहीं होता है, तो जो हवा डालने वाला होता है वो बोलता है कि आप थोड़ा सा आगे गाड़ी बढ़ाइए, पीछे करिए। वो क्यों बोलता है? ताकि वो चक्का फिर से उसके पास आ जाए। तो मान लो एक बार यहाँ पे एकदम ज़मीन पे तुम्हारा ये हवा लेने वाला पॉइंट है। अब हम एक कंप्लीट रिवोल्यूशन तब बोलेंगे जब फिर से ये एक चक्का जब घूमे, ट्रेवलिंग करे, और फिर से वो हवा लेने वाला यहाँ आ जाए। उससे क्या होगा कि हम बोलेंगे कि एक चक्का पूरी तरह से एक बार घूम गया। तो जब चक्का पूरी तरह से एक बार कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा, सोच के देखो कितना करता होगा, अपने सरकमफरेंस के बराबर। क्योंकि ये चक्का अपना जितना सरकमफरेंस है वही ना डिस्टेंस से आगे गया, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो एक सरकमफरेंस के बराबर होता है। और जब एक सरकमफरेंस अपना 2πr होता है सर्कल का सरकमफरेंस 2πr, तो जब 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो एक रिवोल्यूशन माना जाता है कि एक रिवोल्यूशन चक्का ने किया है। तो इसका मतलब आप लिखोगे कि 2πr सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो 2πr भी सेंटीमीटर में आएगा। तो 2πr डिस्टेंस जब ट्रेवल करता है तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, कंप्लीटेड। तो आपको इतना डिस्टेंस नहीं चलाना है, आपको 176 मीटर चलाना है। तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो 176 मीटर को क्या लिख देंगे हम, 00 से मल्टीप्लाई कर दो ना 100 से, तो सेंटीमीटर में कवर हो गया। तो इतना डिस्टेंस अगर चलेगा तो कितना होगा, तो आप यूनिटरी मेथड लगा लो कि 1 सेंटीमीटर चलेगा तो क्या रिवोल्यूशन का कुछ पार्ट करेगा, और वो होगा 1/2πr, क्योंकि यूनिटरी मेथड में डिनोमिनेटर में चला जाता है। इतना रिवोल्यूशन करेगा, कंप्लीट करेगा। तो 1 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 17,600, तो 17,600 सेंटीमीटर अगर ट्रेवल करेगा तो 1/2πr और इंटू 17,600 होगा। ठीक है ना। तो फाइनली अब आपको क्या करना है, इस वैल्यूज़ को रखना है और कैलकुलेट करना है। तो 1/2πr है, मतलब 1/2 पाई का वैल्यू आपका 22/7 होता है। तो जो डिनोमिनेटर वाला 7 है 22/7 वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे में है ना पाई, और रेडियस भी नीचे में है। तो रेडियस तुम्हारा सर्कल का दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर का आधा 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये हो गया 17,600 सेंटीमीटर। अब सब काटना है आपको, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले ये 0 से 0 काट दो, 2 से भी कटेगा, 2 से भी काट दो, 2 8 16, 1 और 6, 2 8 16, फिर 0, फिर यहाँ भी 2 से कट रहा है, कितना बार में, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 1 0, फिर 22 में गुना होगा 2 का, 22 दूना 44, ये 20 हुआ, और ये 7 बचा हुआ है, तो 7 दूना के 140 रिवोल्यूशन वो चक्का ट्रेवल करेगा, मतलब रोटेट करेगा
यदि इतनी डिस्टेंस उसे ट्रेवल करनी है। तो शायद ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टील वायर व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ द सर्कल इज। देखो एक स्टील का वायर है, जब उसे बेंड किया जा रहा है ना, व्हेन बेंड द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के रूप में अगर उसे बनाया जाता है तो उसकी एरिया जो होती है वो दी गई है हमें कितनी, तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी वायर से एक सर्कल बनाया गया, इसी जैसे हमने वायर था स्टील का, इस बार एक स्क्वायर बनाया, एक बार हमने क्या बना दिया उसे बना दिया हम एक बार सर्कल। और इस सर्कल का एरिया तब क्या होगा, अगर इसी वायर से इसी सर्कल को बनाया गया है, इसकी एरिया क्या है। तो भाई ये स्क्वायर है ना, तो इसकी साइड ए होगी। सबसे पहले हमको सर्कल का एरिया निकालने के लिए सर्कल का रेडियस पता करना पड़ेगा, और रेडियस हमें नहीं पता है, तो रेडियस कैसे पता करेंगे, यही क्वेश्चन है हमारा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसका एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। 121 हुआ तो ए का वैल्यू हो गया √121, और ये होता है 11 × 11, यानी कि बाहर आ जाएगा 11। तो साइड अगर 11 आ गया तो हम अगर इसका पेरीमीटर पूछें, यानी कि टोटल तार की लंबाई की वैल्यूज़ पूछें, तो वो हो जाएगा 4 × साइड, है ना। वायर लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, 11 चौके 44, क्योंकि 4 × साइड होता है, तो ये 44 सेंटीमीटर का वायर है। अब जरा बताओ कि इस सर्कल को इसी तार से न बनाया गया है, तो जब इसी तार से बनाया गया होगा, सोच के देखो, तो इसकी सरकमफरेंस और इसकी सरकमफरेंस बराबर होगी, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है वो 2πr होता है, जो कि 44 के बराबर होगा। समझ रहे बात को, क्यों हुआ बराबर, क्योंकि सर्कल का सरकमफरेंस और उसी वायर से स्क्वायर भी बनाया गया था, उसी वायर से सर्कल भी बनाया गया था। अब तुम क्या करो, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 22/7 रख दो, और रेडियस हो गया इनटू में, और ये हो गया बराबर में 44। अब 22 दूना के 44, यहाँ से 44 एक बार में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियस बराबर 7 आ गया। अब रेडियस आ गया तो हमको सर्कल का एरिया निकालना है, तो πr², यानी कि 22/7, और रेडियस हो गई 7, तो 7 × 7 है ना, 7 का स्क्वायर होता है, ये कट गया तो 7 दूना के 14, और 7 दूना के 14 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोचो सेम ही तार था, अगर स्क्वायर के रूप में बना है तो एरिया 121 सेंटीमीटर हुआ स्क्वायर, जबकि उसी वायर से हमने सर्कल बनाया तो एरिया हमारा ज़्यादा हो गया। तो याद रखना, भले तार की लंबाई सेम हो, लेकिन अगर डिफरेंट फिगर बनाया जाएगा तो उसकी एरियाज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन 3x - y + 8 = 0 एंड 6x - ky = -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स। तो याद होना चाहिए आपको कोइंसिडेंट लाइन की कहानी। अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर अगर ओवरलैप हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और इस कहानी में कॉन्सेप्ट होता है आपका a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यही कॉन्सेप्ट होती है। अब a1 a2 b1 b2 ये लिखने के लिए सबसे पहले इक्वेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है। इक्वेशन का दोनों कांस्टेंट या तो LHS में रहे या दोनों RHS में रहे, तभी हम ये लगाते हैं। इसमें एक कांस्टेंट तो LHS में, जबकि एक कांस्टेंट -16 RHS में है, तो सबसे पहले इसको भी हम लोग LHS में कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, -16 को LHS में भेजेंगे तो +16 = 0। अब दोनों का RHS 0 हो गया, इसका और इसका। अब इसमें आपको लगा देना है a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो वो कंडीशन आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा जिसके चलते वो कोइंसिडेंट सॉल्यूशन देगा या कोइंसिडेंट लाइन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे a1/a2 क्या हो जाएगा, 3/6 = यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है y का -1, यहाँ कोफिशिएंट क्या है -k, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है आपका 8, और यहाँ कोफिशिएंट क्या है 16, है ना। ये a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब 3 × 3 = 3 दूना के 6, 8 × 8 दूना 16, ये दोनों तो बराबर ही है, ये माइनस कट गया। अब इस दोनों को सॉल्व कर लो, तो 1/2 = 1/k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k = 2, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ k = 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 इफ 27 इज एडेड टू इट, द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स द नंबर इज। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया रहता है ना 4 आपके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। कैसे, इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, यही ना 2 डिजिट नंबर है,
कह रहा है कि इनके अंकों की संख्या को जोड़ा जाए, यानी इन संख्या के अंकों को जोड़ा जाए तो वो आना चाहिए कितना, 9। बोला है ना, इन सम ऑफ डिजिट ऑफ द टू नंबर 9। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ये रिजेक्ट हो जाएगा, 5 2 7 नहीं हो सकता है क्योंकि 9 नहीं आएगा, 7 आएगा। अब 7 2 9, 6 3 9, 3 6 9, ये तीनों का तीनों ऑप्शन अभी प्रेफर है हमारे लिए। तो सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ़ 27 इज एडेड टू इट, मतलब जो नंबर आपके पास है अगर उसमें अगर आप 27 जोड़ते हो तो नंबर का जो कहानी है वो रिवर्स हो जा रहा है। तो ज़रा सोचो कि 72 में अगर तुम 27 जोड़ोगे तो क्या रिवर्स होगा, जोड़ के देखा जाए तो 7 और 2 9 होगा और 7 2 9 होगा। तो 27 जोड़ें तो क्या ये जो नंबर पहले तुम 72 सोचे थे क्या वो रिवर्स हुआ, नहीं हुआ ना। रिवर्स का मतलब क्या 27 बन जाए, तो ये 72 भी गलत है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। 63 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो अंक रिवर्स हो जाना चाहिए, मतलब 63 का आना चाहिए क्या आंसर 36। देखा जाए तो 6 और 3 9 हुआ और 6 और 2 8 हुआ, ये 89 हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब आ जाते हैं डी ऑप्शन पे कि अगर नंबर हम 36 सोचते हैं मन में तो इसमें 27 जोड़ेंगे तो ये रिवर्स हो जाना चाहिए, यानी कि ये जोड़ने के बाद 63 आ जाना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा बिल्कुल, क्योंकि अभी नहीं तो लास्ट ऑप्शन है। तो 7 6 13 और 3 2 5 1 6, ठीक है। तो ये ऑप्शन में क्या था कि अगर आप 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 भी आएगा और 36 में अगर 27 जोड़ोगे तो ये 63 बन जाएगा। तो अंकों में वो 27 जोड़ने पे अंक रिवर्स हो जाना चाहिए, तो यही ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप 7 नंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो या मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसको अगर बनाने लगो तो लंबा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखना चुटकी में आंसर आएगा। आपसे क्या दिया है और क्या पूछा है, आपको दिया है कि tan थीटा बराबर x sin फाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस फाई और tan फाई इज इक्वल टू x sin थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और पूछा है कि तो x बटे वाई का वैल्यू क्या होगा। और 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, sin फाई अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन फाई एंड सो ऑन, कुछ भी और भी है, सी और डी आपको दिखाई दे ही रहा है। तो फाइनली अगर आपको x बटे वाई निकालना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सॉरी ये y है आपका, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे y है आपका, ठीक है। तो आपको x बटे वाई आपको निकालना है, अगर सोच के देखो, अगर आपको x बटे वाई निकालना है तो x को एक तरफ करो पहले और y को एक तरफ करो। उसके लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन में पहले इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा tan थीटा माइनस एक्स इंटू कॉस फाई इंटू टेन थीटा, और RHS में तुम्हारा x साइन फाई। अब x को एक तरफ कर दो तो सारा x को आप RHS में भेज दो, तो यहाँ क्या बचेगा टेन थीटा और बराबर के उधर x कॉस फाइव इंटू टेन थीटा, और ये प्लस में ही पहले से इधर ही है क्योंकि ये पहले से इधर ही है, ये होगा। अब इसमें x कॉमन ले लो आप, तो x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा कॉस फाइव इंटू टेन थीटा और प्लस x तो कॉमन हो चुका है तो यहाँ बचेगा साइन फाइव, ठीक है ना। तो ये हो गया टेन थीटा के बराबर। तो अगर x निकालना है तो इसको LHS में भेजना होगा, यानी कि ये इनटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा डायरेक्ट टेन थीटा अपॉन कॉस फाइव इंटू टेन थीटा प्लस साइन फाइव। यहाँ तक समझ में आई होगी। उसी तरह से अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो जरा हुआ क्या, ऊपर में टेन थीटा आया, नीचे में कॉस, चलो लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। वैसे सिमिलरली अगर आप कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो y का वैल्यू जो है वो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसी तरह से y को RHS में भेज के प्लस में लिखोगे, फिर y कॉमन आएगा तो y बराबर लिख दोगे आप क्या, तो y बराबर टेन फाइव लिखोगे आप देखना करके आएगा। और नीचे में जो है तुम्हारा वो होगा उल्टा हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये कॉस फाइव है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू टेन फाइव, ठीक है, और प्लस में साइन फाइव की जगह पे साइन थीटा हो जाएगा। तो आप करके देखना, यही रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है ना। आई होप कि नीचे भी आप देख पा रहे हो। चलो तो x और y दोनों आ गया। अब अगर हमको x बटे y चाहिए तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों को यहीं पे डिवाइड भी कर दो, तो x बटे y आ गया। अब डिवाइड करते हैं तो अगर 4 नंबर होता है तो पहला का लास्ट में मल्टीप्लाई होता है ना, आप करने जानते हो अच्छे से, पहले के चौथे में मल्टीप्लाई और दूसरे का तीसरे में मल्टीप्लाई होता है। तो जो रिजल्ट आएगा ज़रा हम उसे लिखते हैं इरेज करके, आप इतना प्रिंट कर सकते हैं अभी। चलिए तो अब x बटे वाई के लिए क्या कर लोगे, x बटे वाई इज इक्वल टू टेन थीटा के डिवाइड में कौन आएगा, टेन फाइव आएगा, ठीक है। ये वाला नंबर ऊपर जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, तो ये कितना है कॉस थीटा टेन फाइव और
प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा, है ना। और इसके डिवाइड में जाएगा हमारा ये कॉस फाई और इंटू टेन थीटा प्लस साइन फाई। अब करना क्या है तुम्हें, अब करना है क्या तुम्हें कि ये टेन फाई को आप क्या लिख सकते हो, टेन फाई को लिख सकते हो साइन फाई बाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं टेन फाई को आप लिख सकते हो साइन फाई बाई कॉस फाई। उसी तरह से आप अगर ज़रूरत पड़ेगा तो टेन अगर थीटा रहेगा तो बस यहाँ फाई की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखो और देखो क्या होगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। टेन थीटा अपॉन, ये गलती लिखे हम, टेन फाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया टेन ऑफ फाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट में, समझना, यहाँ पे होगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई अपॉन कॉस फाई और प्लस साइन का थीटा बाई 1 लिख के एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में आपका ये कॉस फाई रहेगा और ये टेन थीटा को आप लिख दोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और बीच में प्लस और ये साइन फाई अपॉन 1 रहेगा। यहाँ भी एलसीएम लोगे आप, ऊपर का एलसीएम आएगा कॉस फाई, नीचे का एलसीएम आएगा कॉस थीटा। तो जब कॉस फाई एलसीएम आएगा आपका तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, टेन थीटा के इंटू में देखो ये क्या आएगा, ये आप एलसीएम लोगे तो ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा कॉस फाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई प्लस फिर कॉस फाई का मल्टीप्लाई साइन थीटा में होगा, यानी कि कॉस फाई इंटू साइन थीटा। कहानी खत्म। अब डिनोमिनेटर की कहानी देखो, यहाँ पे टेन फाई रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये क्या होगा, आप एलसीएम लोगे तो नीचे का एलसीएम हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा और इसका सिंपल रहेगा कॉस ऑफ फाई और साइन ऑफ थीटा, फिर प्लस यहाँ पे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ फाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हें कटता हुआ नजर आएगा, कॉस थीटा साइन फाई है, कॉस थीटा साइन फाई है, कॉस फाई साइन थीटा है, कॉस फाई साइन थीटा है। तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट जाएगा। अब ये मत कर देना कॉस फाई और कॉस थीटा, बिकॉज ऑफ इसमें फाई है इसमें थीटा है तो अलग है ना एंगल, तो ये नहीं कट सकता है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया तुम्हारा, देख लो ध्यान से, क्योंकि इसके बाद तो आंसर होने वाला है इस स्टेप में। फाइनली तुम्हारा क्या आया, आया हुआ है टेन ऑफ थीटा अपॉन टेन ऑफ फाई और ये नीचे है कॉस ऑफ फाई और ये ऊपर जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब जरा देखो कि टेन थीटा को तुम मन में क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को काट लेगा, यानी ऊपर बचेगा आपका साइन ऑफ थीटा। फिर नीचे देखो ये टेन फाई को लिखोगे साइन फाई बाई कॉस फाई, तो कॉस फाई से कॉस फाई कट जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा साइन ऑफ फाई, यानी कि साइन का थीटा और साइन का फाई, है ना। साइन का थीटा अपॉन साइन का फाई ऑप्शन होगा, जो कि आपका ऑप्शन है कौन सा, आई होप कि बी ऑप्शन नंबर है, साइन थीटा अपॉन साइन फाई, साइन थीटा अपॉन साइन फाई। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, देन एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है, 0 1 2 3। तो अगर आपको एल का वैल्यू दिया, एम का वैल्यू दिया, इन दोनों वैल्यू से आपको ये वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो ना कि एल को थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है उसको सिंप्लीफाई करो। तो तुम एल बराबर क्या लिख सकते हो, ये कॉस एक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हो और माइनस साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो बाई 1 कर लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि एल का वैल्यू तुम्हारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी तरह से जब तुम्हें एम का वैल्यू निकालना होगा तो एम के लिए क्या करोगे कि इस सेक थीटा को लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा और माइनस फिर कॉस थीटा और बाई 1। तो इसमें अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऊपर हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा एम का। तो फाइनली आपको एल और एम को सिंप्लीफाई करके छोटा करना था और वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, वो हम लोग कर चुके हैं, आप याद रखिएगा वैल्यूज़ को। तो एम का जो एल और एम का अजीब सा वैल्यू दिख रहा था, अब आपको फ्रेश वैल्यू दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और एम का साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब जब इसका वैल्यूज़ निकालना है तो सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा या फिर डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करिए। तो एल स्क्वायर का मतलब हुआ इसका स्क्वायर, अगर इस पर स्क्वायर दोगे तो इस पर स्क्वायर करना होगा, तो ये पहले से स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगा।
और साइन का थीटा है तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि एल का स्क्वायर करना था। अब इनटू एम का स्क्वायर करना है, तो एम आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करोगे तो साइन का पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ब्रैकेट में तुम्हारा क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3, तो एल स्क्वायर का मतलब यही ना, इसी का ना स्क्वायर, और बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर का मतलब क्या करोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी कि 4 और बाई कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में 3, ठीक है, प्लस में 3, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। अब देखो क्या होगा, ये पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, ये कटेगा ना, -2 कर देगा, 2 घट जाएगा, फिर ये इससे कटेगा तो ये -2 करेगा, यानी कि आपका बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 6 थीटा प्लस साइन का पावर 6 थीटा और प्लस 3 और इसका गुना होगा, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कहानी तो इससे कट गई। अब ये वैल्यू जो दिख रहा है तुम्हें अजीब सा, वो सिंप्लीफाई होके वो ऑप्शन जो चारों दिए हैं उसमें से कोई ना कोई हो जाएगा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप दिमाग यूज कीजिए, ठीक है। और वो क्या है कि आप यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला यूज कर लें, आप इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला यूज कर लें। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आपका क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे ए क्यू बनाने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस इसको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, तभी तो पावर आएगा ना, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। और इसे आप रहने दें, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को रहने दें। चलिए पहले लिख लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पे आप तोड़ेंगे तो ए को याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा है और बी को याद रखिएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो क्या होगा फाइनली, ए प्लस बी। तो ज़रा सा हम जगह लेते हैं, मिटाते हैं। चलिए, तो अब हमने क्या बोला कि ये हमारा ए क्यूब का काम करेगा और ये हमारा बी का क्यूब का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि ए तुम किसको मान रहे हो, कॉस स्क्वायर थीटा को मान रहे हो, और बी किसको मान रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा को मान रहे हो, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब ए का नाम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का नाम साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ए प्लस बी। फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का नाम कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसका स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर पे स्क्वायर करोगे तो कॉस का, चलो लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपका होता है माइनस ए बी। क्या होता है आपका, माइनस ए बी। तो किया जाए तो माइनस का ए बी का मतलब क्या हुआ, ए बी का मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, ये तो अभी तुम यहाँ से यहाँ तक ही ना वैल्यू लिखे, ए क्यू प्लस बी क्यू का ही ना, ये तो बचा हुआ है। तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में लिखोगे तो ये माइनस के साथ कैलकुलेट भी तो होगा, चलो लिख दो, +3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आसान हो गया क्वेश्चन, कैसे देखना, ये तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ आपका, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसे देखो अगर तो ये 1 है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 3 गो है, तो 2 गो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा सोचो कि ये किस चीज़ का होल स्क्वायर है, तो तुम कह सकते हो कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ही तो है, तभी तो इसका ए स्क्वायर हुआ है, फिर बी स्क्वायर हुआ है, फिर 2ab में 2 इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हुआ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप पढ़े होगे 1 होता है, तो फिर 1 का स्क्वायर करोगे यानी कि आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये तुम समझे होगे, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शुरू करते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि इन द फैक्टर ट्री ऑफ द कंपोजिट नंबर x इज, ये एक कंपोजिट नंबर x है जिसका फैक्टर ट्री दिया गया है, मतलब फैक्टराइज किया गया है, तो आपको बताना है कि वो फाइनली x क्या था। और 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज़ द 140, ऑप्शन नंबर बी इज़ 30, ऑप्शन नंबर सी इज़ 150 एंड नन ऑफ दिस। टेंशन नहीं लेना है, अगर ये x का फैक्टर ट्री है
तो यहाँ पे देखो नीचे से शुरू करो, 2 और 3 का इधर फैक्टर है तो ये 3 दूना के 6 लिखोगे तभी तो 2 और 3 आएगा। फिर अगर यहाँ का जो नंबर है इन दोनों का फैक्टर ये है तो 6 5 30 यहाँ होगा, ठीक है। अब फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 5 15 यानी कि 150। एक्स का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा 150, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका कह रहा है कि इन द गिवन फिगर सेक्टर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 1.75 सेंटीमीटर आर शोन इन द फिगर, है ना। देन द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इज। देखो हुआ क्या है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है और सेंटर पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री। क्या डिग्री 30 डिग्री। तो कह रहा है कि इस एरिया को निकालो, क्या दिक्कत है। इस एरिया को निकालने के लिए बोल रहा है हमसे, यही तो पूछ रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है यानी कि दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह है और ये बड़ा सा सेक्टर दिख रहा है आपको, एक छोटा सा सेक्टर आपको ये दिख रहा है जो कि यहाँ अंदर दिख रहा है आपको। तो कह रहा है कि सैडेड रीजन का एरिया निकालो, यानी कि इसका एरिया निकालो जो सैडेड किया गया है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन तो यही है निकालने के लिए। तो सेक्टर का एरिया अगर तुम इस 30 डिग्री को ये पूरा रेडियस मान के निकाल दो तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। हमको तो केवल सैडेड वाला निकालना था, ये नहीं निकालना था। तो हम क्या मानेंगे कि हमारे पास 2 सर्कल है ना, एक बड़ा सर्कल जिसका रेडियस 3.5 है और एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस 1.75 है। तो अगर हम छोटे वाला जो एरिया है छोटे वाले सेक्टर का उसका एरिया निकाल दें, अब बड़े वाला सेक्टर का एरिया निकाल दें, उसको घटा दें तो ये सैडेड रीजन वाला एरिया मिल जाएगा, है ना। तो सेक्टर का एरिया का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है θ/360 और पाई आर स्क्वायर। तो ये तो बड़े सर्कल का एरिया हम लिखेंगे। तो एक काम करो, बड़े सर्कल का रेडियस तो मान लो R2 3.5 जिसका वैल्यू है, और जो छोटा सर्कल है केवल इतना तक उसका रेडियस को मान लो R1 जो कि 1.75 दिया है। तो ये बड़ा एरिया का लिखे हैं तो पाई θ/360 पाई R2 स्क्वायर, फिर माइनस θ/360 पाई R1 स्क्वायर और ये R1 यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है वो क्या रखोगे आप 30 डिग्री रखोगे। तो एक काम करो θ/360 ले लो कॉमन, ले लिए, और पाई भी ले लो कॉमन। तो ब्रैकेट में बचेगा तुम्हारा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्योंकि θ/360 पाई तो हम कॉमन ले चुके हैं, रेडियस अलग अलग था, ठीक है। अब क्या करना है आपको वैल्यूज़ रखना है। तो थीटा का वैल्यू आप क्या लिख दोगे 30 डिग्री और यहाँ लिख दोगे 360 और पाई का वैल्यू रख दोगे 22/7। और यहाँ पे देखो इसमें एक दिमाग लगाओ, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लो। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के लिए यूज हो जाएगा A प्लस बी और इंटू A माइनस बी। तो आपको क्या करना है, सब वैल्यूज़ को बस प्लग इन करना है। इसको चाहो तो काट सकते हो, 0 से 0 कट गया, 3 कम 3 3 दूना के 6 कट गया, फिर 2 से काट दो, 2 6 के 12 हो गया और 2 11 हैं 22 हो गया, ठीक है। 2 6 के 12 हो गया, 2 11 हैं 22 हो गया, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो अब देखिए और ज़रा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है। ये R1 है। अब चलो वैल्यूज़ रखो। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऊपर में बचा 11 और नीचे में बचा 6 और गुने 7, 6 गुने 7 बचा। और R2 प्लस R1 के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। तो R2 तुम्हारा क्या है 3.50 है और R1 क्या है 1.75 है। R2 और R1 को जोड़ोगे तो ये 5 होगा, 7 5 12 होगा, 3 और 1 4 और 1 5 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 5.25। फिर अगला है R2 माइनस R1, यानी कि 3.50 में से 1.75 घटाना है। तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, 14 में से 7 गया 7 और ये हो गया 2 में से गया 1, 1.75। तो गुना में 1.75। अब ऑप्शन अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सब बाई में है, तो दशमलव तो है नहीं। तो सबसे पहले क्या कर लो कि दशमलव से फ्री हो जाओ। अब दशमलव से फ्री होने का क्या तरीका है तो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो 11 गुने 525 लिख दिए और 175 लिख दिए और डिवाइडेड बाई 6 गुने 7 था। इस दशमलव के लिए आप 100 बढ़ा दो क्योंकि 2 अंक है ना यहाँ, और इसके लिए भी 100 बढ़ा दो, 2 अंक है तुम्हारा, ठीक है ना। अब 25 से बहुत अच्छे तरह से कटता हुआ भी नज़र आएगा तुम्हें। वैसे तो ये 5 2 7 7 5 12 3 से कट रहा है, तो 3 दूना के 6 हो गया और 3 से इसको काटोगे तो 3 एकम 3 हुआ और 2 और 2 22 हुआ ना। तो 3 7 21 और 3 5 15 ये हो गया। 7 से भी ये कट जाएगा वैसे, है ना। कितनी बार में 7 से इसको काट सकते हो तुम, तो 7 दूना के 14 15 16 17 3 बचा और 5 7 5 35 25 बार में।
ठीक है ना, ये कट गया। ये याद रखना कि ये 2 बचा हुआ है, ठीक है। अब जो है ऊपर वाले रास्ते को मिटा देते हैं क्योंकि हमको काटना ही है केवल। तो अब जो है 25 से काटो, तो ये 25 चौके 100 हुआ। फिर ये देखो, ये 25 से कटेगा तो 25 चौके 100 कर दो, इसको 25 से काटोगे तो 25 साते 175। अब नहीं कटेगा, तो 11 और 7 का गुना होगा तो 11 साते 77 हो जाएगा। और नीचे जो है वो 2 4 4 तो 4 चौके 16, 16 दूना के 32, यानी कि 77/32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, 77/32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।